सभी को नमस्कार। आज हम भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जो भारत का अफवाह तंत्र है इसमें उत्तर भारत के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम उत्तर भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व कक्षाओं में भारत का जो अफवाह तंत्र के बारे में वर्णन किया था, जिसमें हमने बात की थी कि भारत का जो अफवाह तंत्र है वह अफवाह तंत्र दो भागों में उसको बांटा गया था। एक तो था हिमालय अफवाह तंत्र और एक था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हमने बात की थी हिमालय अफवाह तंत्र की। तो हमने हिमालय अफवाह तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो अफवाह प्रकार मिलते हैं, अफवाह तंत्र मिलते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी हिमालय पर्वत के अफवाह तंत्र से संबंधित जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हमारी कक्षा उत्तर भारत की नदियों से संबंधित होगी। उत्तर भारत में निम्नलिखित नदी क्रम पाए जाते हैं। यदि हम मानचित्र में देखें तो भारत में विभिन्न प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम तो एक नदी तंत्र है इंडस यानी सिंधु नदी तंत्र। दूसरा जो नदी तंत्र है वह भारत का महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, जिसमें हम गंगा जो नदी तंत्र है उसको सम्मिलित करते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है उसको सम्मिलित करते हैं। विशेषतः जब हम उत्तर भारत की नदी तंत्रों की बात करते हैं तो इसमें तीन नदी तंत्र इसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अफवाह तंत्र, इसके अंतर्गत हम सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में वर्णन करते हैं। और अधिकतर हम सिंधु की जो सहायक नदियां देखते हैं वह हिमालय से ही उत्पन्न हुई है, जिनमें हम देखते हैं जैसे काबुल नदी को छोड़ दिया जाए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसके बाद अन्य कुछ सहायक नदियों कुछ में लेते हैं। ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां और सिंधु नदी का एक अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस गंगा नदी अफवाह तंत्र की, जो भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जिसके अंतर्गत गंगा नदी उसकी सहायक नदियों में यमुना है, चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, सोन है, इसके अलावा घाघरा है, गंडक है, कोसी है। इन सब नदियों का हम वर्णन करेंगे गंगा नदी तंत्र में। हम इसके बाद बात करेंगे इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, जो भारत का एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है, एक छोटा क्षेत्र का अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम भारत की जो उत्तर भारत की नदी क्रम है उनको देखते हैं। तो इसमें जो प्रथम नाम आता है वह है सिंधु नदी क्रम। इस नदी क्रम या यूं कहें कि इस क्रम की नदियां पश्चिमी हिमालय का जल अरब सागर में प्रवाहित करती है, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था। जब हिमालय क्षेत्र को हम देखते हैं तो यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालय और यह क्षेत्र पूर्वी हिमालय, और इसका जो जल है या कहें कि सिंधु नदी का जो जल है वह जल अरब सागर में समाहित होता है सिंधु नदी के द्वारा। तो बात करें हम सिंधु नदी तंत्र की, तो इसमें हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो जल है वह अरब सागर में
ये नदियां प्रवाहित करती है। और इस नदी क्रम में हम जब नदियों का वर्णन करते हैं तो उसमें प्रथम नदी लेते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी का अर्थ सागर है। सागर का अर्थ होता है एक विशाल अफवाह तंत्र। यह नदी एक विस्तृत क्षेत्र में या विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका जो क्षेत्र है, नदी की जो चौड़ाई है, वो विशाल मानी जाती है, एक सागर के समान दिखाई देती है। बाढ़ के समय यह नदी सागर जैसी विशाल हो जाती है। यह नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग से निकलती है। कैलाश शिखर के उत्तरी भाग से सिंगी खबाब और दक्षिण से ग्रातांगचू नदियां आकर इसमें मिलती है। हम बात करें इस सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी में हम बात करें तो इस महान नदी को अलिंग, कांगड़ी, तिरिच, मीर, गसेरबुम, मसेरब्रुम, कैंटू, राकापोसी, नंगा पर्वत आदि शिखरों से हिम नदों के द्वारा जल प्राप्त होता है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में लगभग 300 किलोमीटर बहने के बाद सांगड़ा स्थान पर इस क्षेत्र को पार करते एवं दक्षिणी भाग में लगभग 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होकर स्कार्डू के निकट लद्दाख श्रेणी को पुनः काटती है। और यह नदी एक ऐसी नदी है जो नागा पर्वत का चक्कर लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर यह नदी हजारा प्रदेश को पार कर पंजाब के मैदान में उतरती है। हम यदि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कई सहायक नदियां हैं। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें जांस्कर नदी प्रमुख है। और जांस्कर नदी का जो उद्गम है वो जांस्कर श्रेणी से होता है। इसके बाद हम ट्रांस नदी की बात करें तो ट्रांस नदी जोजिला दर्रे एवं देवसाई मैदान के उत्तरी भाग से आती है। उसके बाद हम बात करें श्योक नदी की, तो श्योक नदी का जो उद्गम है वो केटू यानी काराकोरम के दक्षिणी ढाल एवं गिलगित का उद्गम काराकोरम श्रेणी के पश्चिमी भाग से या पिछले भाग में होता है। इसके बाद हम बात करें अटक, तो अटक के समीप इसमें काबुल नदी मिलती है, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो इसके पश्चिम में या बाईं ओर से आकर मिलती है। सिंधु नदी की बात करें हम तो सिंधु नदी स्कार्डू के निकट, इसकी चौड़ाई लगभग 150 मीटर है तथा इसकी गहराई लगभग 3 मीटर है। यह नदी समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है। जो इसकी घाटी है वह घाटी की काफी चौड़ी होती। जो घाटी की चौड़ाई है लगभग 250 मीटर है। पंजाब की नदियों से मिलने पर पठानकोट के निकट इसकी घाटी और चौड़ी हो जाती। और जो इसकी घाटी की जो यहाँ पर सर्वाधिक चौड़ाई होती है वो होती है 550 मीटर, यानी पठानकोट के पास एक सागर के समान दिखाई देती है, जिसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 550 मीटर के समथिंग है, ये लगभग है। सिंधु नदी की बात करें हम तो यह एक बहुत लंबी नदी है। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी मिलती है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 3880 किलोमीटर है, जबकि भारत में यह नदी मात्र 1134 किलोमीटर लंबाई में ही प्रवाहित होती है। और भारत में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह 1.17 है, जबकि संपूर्ण सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी भारत के एक सीमित क्षेत्र पर प्रवाहित होती है। भारत का जो अपवाह क्षेत्र है सिंधु नदी के अंतर्गत वह कम है। इसके बाद हम बात करें इस सिंधु नदी क्रम में, तो इसमें इसकी जो नदियों के बारे में वर्णन करें तो इसमें जोगली नदी आती। इस क्रम से संबंधित वह नदी है सतलज नदी। सतलज इसका उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है।
यह नदी राक्षस ताल के समीप से विकसित होती उत्पन्न होती है। यह नदी उद्गम से सिपकिस्तान तक उत्तर पश्चिम दिशा, उसके बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सतलज नदी बाद में सिपकिस्तान पर यह उस क्षेत्र को काटकर भारत में प्रविष्ट होती है। तिब्बत में इसकी घाटी अत्यंत सक्रिय होती है। यह पार्श्व ढाल अत्यधिक खड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश में खाब नामक स्थान के निकट स्पीति नदी में इसका संगम होता है। सतलज नदी के जो सक्रिय खड्डे होते हैं वो लगभग 900 मीटर से अधिक गहरे मिलते हैं। शिवालिक की श्रेणी को, या यूं कहे कि शिवालिक श्रेणी को यह रोपड़ के निकट पार कर देती है, जहां इस पर भारत का जो बांध है बाखड़ा नागल बांध, उसका निर्माण किया गया है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिमी कोने पर यह व्यास नदी से मिलती है तथा यह संयुक्त धारा पठानकोट के निकट सिंधु में समाहित हो जाती है और सिंधु का जो जल है उसकी मात्रा को यह बढ़ा देती है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है तथा भारत में जो इसका अपवास क्षेत्र है वो 24,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम सिंधु क्रम की नदियों की बात करें तो इसमें हम अगली नदी देखते हैं, वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी, यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रा के विपरीत दिशा में चंदा और भागा नामक नदियों के रूप में हिम नदी से निकलती है। अर्थात चेनाब नदी दो शाखाओं में चंद्रा और धारा के रूप में प्रवाहित होती है, हिम नदों से निकलती है। यह मान हिमालय जो पीर पंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल के चंबा जिले में उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। भारत में इस नदी की जो लंबाई है वह है 1180 किलोमीटर और जो अपवास क्षेत्र वह है 26,755 वर्ग किलोमीटर। यदि हम बात करें तो चंद्रा और भागा की, जब ये शुरुआत में दो धाराओं में ही निकलती है और ये दोनों धाराएं टांडी नामक स्थान पर मिलती है। इस नदी के लिए कहा जाता है कि जो मध्य हिमाचल का चंबा जिला है, इस चंबा जिले में इसके आगे किश्तवाड़ पर एक विकट मोड़ का निर्माण करती है और संकीर्ण घाटी में यह प्रवाहित होती है और जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो उस प्रवेश करने से पूर्व यह पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है, या यूं कहे कि पीर पंजाल श्रेणी को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद हम इसकी जो अगली नदी है उसमें हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम, इस झेलम नदी को प्राचीन संस्कृति सभ्यता, या यूं कहे कि प्राचीन भारत में इसे वितस्ता के नाम से जाना जाता था, अर्थात ये प्राचीन भारत में वितस्ता कहलाती थी। यह कश्मीर में शेषनाग झील से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 115 किलोमीटर उल्लूर झील में मिलती है। यह उल्लूर झील में मिल जाती है। संपूर्ण नदी की बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है वह लंबाई है 400 किलोमीटर और बात करें हम इसके अपवास क्षेत्र की तो इसका अपवास क्षेत्र 28,490 किलोमीटर है। हम झेलम नदी की बात करें
तो झेलम नदी महा हिमालय व पीर पंजाल हिमालय के मध्य प्रवाहित होती है। बारामूला के कुछ आगे यह तीव्र ढाल युक्त 2130 मीटर गहरी घाटी बनाती है, अत्यधिक गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसकी जो गहराई है वह गहराई 2130 मीटर है। कश्मीर के लिए तो यह नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि कश्मीर में यह परिवहन तथा व्यापार के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके बाद हम बात करें सिंधु नदी क्रम के बाद, जिसमें हम अगली नदी देखते हैं रावी नदी। रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी यह पंजाब की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम बंगाल बेसिन में धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढालों से होता है और इसकी जो लंबाई है वह लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका अपवाद क्षेत्र 5957 वर्ग किलोमीटर है। यानी यह पंजाब के सीमित क्षेत्र पर विस्तृत है। यह नदी भी संकीर्ण घाटी में तीव्र ढाल बनाकर प्रवाहित होती है और कहा जाता है कि यह नदी बसोली के निकट मैदान में प्रवेश करती है। उससे पूर्व यह पहाड़ी क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। हम बात करें सिंधु नदी क्रम की अन्य नदियों में, जिसमें हम अगला नाम देखते हैं, इसमें आता है व्यास नदी का। इसका उद्गम भी रावी के निकट ही है। यह जो नदी है ये 470 किलोमीटर लंबी है और इसका जो अपवाद क्षेत्र है ये 25,900 किलोमीटर है। हम बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी को हम देखते हैं तो यह कोटी व लोरजी दर्रों में प्रवाहित होती हुई धौलाधर श्रेणियों को काटकर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी व कांगड़ा जिलों में बहती हुई कपूरथला के निकट सतलज नदी से मिलती है। और यह इस सिंधु क्रम की नदियों में सतलज नदी से मिलने वाली एक नदी है जो सिंधु नदी क्रम को विस्तार देती है। इसके बाद हम बात करें उत्तर हिमालय की या उत्तर भारत की नदियों की, जिसमें अगला नाम हम देखते हैं, वो नाम आता है गंगा नदी का। गंगा नदी क्रम की नदियां इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसमें बात करें हम तो इस नदी क्रम का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय उच्च भागों से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। हिमालय के हिम आच्छादित भागों में गंगा, यमुना, बेतवा, काली, कर्णाली, रामगंगा तथा प्रायद्वीप के उच्च भागों से चंबल, बेतवा एवं सोन नदियां आकर गंगा नदी क्रम का निर्माण करती है। यदि हम देखें मानचित्र में इनको देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इस गंगा नदी के क्रम को। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें अधिकतर नदियां हिमालय क्षेत्र से, जिसमें गंडक है, कोसी है, घाघरा है, यमुना है। इसके अलावा कुछ प्रायद्वीपीय नदियां भी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें बनास एक चंबल की सहायक नदी है। चंबल जो मध्य प्रदेश से निकलती है, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, सोन नदी, ये ऐसी नदियां हैं जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी क्रम का निर्माण करती है। हम गंगा नदी क्रम की जो नदियां हैं उनमें हम देखते हैं तो उसमें जो प्रमुख नदी है
वो है गंगा नदी। गंगा नदी की हम बात करें तो यह उत्तर भारत के सबसे प्रमुख हिंदुओं की धार्मिक नदी है। धार्मिक मान्यता के साथ इसका नाम लिया जाता है। गंगा का जो आरंभ है वह आरंभ भागीरथी और अलकनंदा के रूप में, दो धाराओं के रूप में होता है। और ये दोनों धाराएं जो गंगा नदी का निर्माण करती है, अलकनंदा की जो प्रमुख धाराएं उद्धौली एवं विष्णु गंगा है, और ये दोनों धाराएं जो अलकनंदा की दो धाराएं, ये विष्णु प्रयाग में आपस में मिल जाती है और अलकनंदा के रूप में जानी जाती है। इसके बाद जो अलकनंदा है यह देवप्रयाग के निकट भागीरथी से मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि देवप्रयाग के निकट भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और उसी के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के दक्षिण, उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी प्रयाग के निकट दाहिनी ओर से यमुना और गाजीपुर के निकट गोमती और छपरा के निकट घाघरा इसमें मिलती है। इस प्रकार गंगा नदी का जो विस्तार है वो बढ़ता जाता है और पटना के निकट दक्षिण की ओर से सोन व इसके पूर्व में गंडक और कोसी गंगा में मिलती है। इसकी कई और शाखाएं भी है, जैसे पिंडार है, मेघना है, कई शाखाएं देखने को मिलती है। हम बात करें गंगा नदी की तो यह गंगा नदी आगे गंगा नदी पद्मा के नाम से प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जब यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब इसे गंगा के नाम से नहीं जानकर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि गंगा नदी की बात करें हम तो जो गंगा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है उससे पूर्व यह जो लंबाई इसकी जो कुल लंबाई है वह लंबाई है 2071 किलोमीटर और जो इसका अपवास क्षेत्र है वह अपवास क्षेत्र 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर है। हुगली व मेघना इसकी जो दो शाखाओं के रूप में यह नदी जब समुद्र में मिलती है तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक तो हुगली और एक मेघना। और इनके मध्य गंगा का सुंदर वन का जो डेल्टा है यह डेल्टा स्थित है और इस सुंदरवन का जो डेल्टा है ये विश्व में सबसे विशाल डेल्टा माना जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत डेल्टा है। इसके बाद हम बात करें गंगा नदी क्रम में अन्य नदियों की तो इसमें अगला नाम देखते हैं यमुना नदी का। यह गंगा नदी की जो क्रम है उसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसका उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री नामक हिमनद से होता है। पर्वतीय यात्रा के दौरान उत्तर की ओर से इसमें टोंस नदी मिलती है। आगे यह लघु हिमालय श्रेणी को काटकर मैदान में उतरती है तथा एक वृहद चाप बनाते हुए प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इटावा के नीचे दक्षिण पश्चिम दिशा में इसमें चंबल नदी आकर मिलती है। साथ में काली सिंध हमीरपुर के निकट, बेतवा और प्रयाग के निकट यह आपस में मिल जाती है। यह नदी प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वह लंबाई 1384 किलोमीटर
और इसका जो अपवास क्षेत्र है भारत में, यह अपवास क्षेत्र 3.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें गंगा नदी क्रम में अगली नदी का, तो इसमें आप अगला नाम पाते हैं रामगंगा नदी का। रामगंगा एक छोटी नदी है जो महान हिमालय के दक्षिण में नैनीताल जिले से निकलती है। यह नदी 144 किलोमीटर पर्वतीय यात्रा के पश्चात कालागढ़ में मैदान में प्रवेश करती है और इसका जो अपवास क्षेत्र है, भारत में इसका अपवास क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो कुल लंबाई है, यह कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें गंगा नदी क्रम की नदियों का, तो इसमें हम अगला नाम देखते हैं काली, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम मिलान हिमनद से होता है और इस स्थान पर यानी जो मिलान हिमनद है, वहां पर इसे गौरी नदी के नाम से या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम है वो मिलान हिमनद से है और जहां ये गौरी गंगा कहलाती है। ऊपरी भाग में धर्मा व लिसार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं तो आगे यह सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियां पंचेश्वर के निकट इसमें आकर मिलती है। इनके संगम के आगे जो काली नदी है, ये सरयू और शारदा के नाम से और ब्रह्मदेव के निकट ये मैदान में उतरती है। तो कह सकते हैं कि शारदा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। बहराम घाट के निकट इसमें घाघरा नदी मिलती है। इसके बाद बात करें गंगा नदी क्रम की अगली नदी का, तो इसमें हम अगला नाम देखते हैं, तो उसमें है कर्णाली नदी। यह नदी पर्वतीय भाग में इसे कोणियाली नदी कहते हैं और मैदानी भाग में इसे घाघरा कहा जाता है। यानी कर्णाली नदी को पर्वतीय क्षेत्र में कोणियाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम है, ये उद्गम तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में मांगचा चुंगू हिमनद में है। हम बात करें कर्णाली नदी की, यह गुड़लार और मानदाता के दक्षिण पश्चिमी सिरों का चक्कर लगाकर यह महान हिमालय व शिवालिक श्रेणी को पार करती है। शीर्ष पानी स्थान पर यह 180 मीटर चौड़ी और 600 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। मैदान में उतरकर यह शारदा नदी से मिलती है और छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। बात करें हम गंगा नदी क्रम की, तो इसमें हम अगला नाम पाते हैं गंडक नदी। यह नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। यानी गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं और भारत का जो मैदान है उसमें इसको नारायणी कहा जाता है। गंडक जो नदी है, यह मार्ग जो परिवर्तन है इसके लिए भी जानी जाती है। गंडक नदी में गोल व चिकने शालिग्रामी पत्थर मिलते हैं। इस कारण इसे पर्वतीय क्षेत्र में शालिग्रामी यानी नेपाल में इसको शालिग्रामी कहा जाता है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, पश्चिम में काली और पूर्व में त्रिशूल गंगा। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी स्थान पर पार करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके बाद बात करें हम कोसी नदी की। यदि कोसी नदी की बात करते हैं तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसकी जो मुख्य धारा यह अरुण नदी के नाम से स्थान के उत्तर में उत्पन्न होकर सांपो,
नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। आगे इस कोसी में थारू नदी मिलती है। यह कोसी नदी एवरेस्ट व कंचनजंगा के मध्य प्रवाहित होते हुए इस नदी में हिमनद से निकलने वाली अनेक जल धाराएं आकर मिलती है। जो एवरेस्ट की चोटी और कंचनजंगा की जो पर्वत चोटी है, जब ये इन दोनों के मध्य प्रवाहित होती है तो इस क्षेत्र से अनेक छोटी छोटी नदियां इन हिमनदों से निकलती है और इसमें आकर मिलती है। महा हिमालय श्रेणी में तंग घाटी में प्रवाहित होने के पश्चात कोसी में पूर्व की ओर से तामूर कोसी और पश्चिम से सुन कोसी आकर मिलती है। शिवालिक पहाड़ियों को पार करके ये कोसी नदी विशाल जलोढ़ पंख बनाते हुए जयनगर नामक स्थान पर मैदान में उतरती है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए, अर्थात यह नदी वर्षा काल में अत्यंत विनाशकारी होती है और जब इसमें वर्षा काल में जल की मात्रा अधिक होती तो यह अपना मार्ग परिवर्तन करती है और इस मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह बिहार में सर्वाधिक विनाशकारी हो जाती है, जनधन की हानि करती है और इसी वजह से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब मार्ग परिवर्तन होता है, जल की अधिकता होती है तो बिहार में यह अत्यंत विनाशकारी होती है, प्रलयकारी होती है, शोक की लहर पैदा कर देती है और इस वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यदि नदी की बात करें हम तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 730 किलोमीटर और इसका जो अपवास क्षेत्र है वह 86,900 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुछ अपवास क्षेत्र नेपाल में है। भारत में इसका जो अपवास क्षेत्र है वह मात्र 21,500 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी क्रम को अधिकांश जल हिमालय की नदियों से ही प्राप्त होता है। कुछ नदियां इसमें दक्षिण से भी आकर मिलती है। इसमें बात करें हम चंबल नदी की तो चंबल नदी को हम देखते हैं तो यह चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट 600 मीटर ऊंची जो जानापाव की पहाड़ी है उससे निकलती है और यह चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में प्रवाहित होती हुई यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती व बनास इसकी कई सहायक नदियां हैं। बाढ़ के समय यह अपने धरातल से 130 मीटर की ऊंचाई तक प्रवाहित होती है। इसके द्वारा अपरदन से गहरे खड्ड व बीहड़ उत्पन्न हुए हैं जो लंबे समय तक डाकुओं के शरण स्थल रहे हैं। चंबल विशेषतया बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है और बीहड़ डाकुओं के शरण स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में बीहड़ों को साफ कर दिया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में अभी भी बीहड़ मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी गंगा नदी क्रम की, तो इसमें हम अगली नदी देखते हैं सिंध या काली सिंध। इस नदी का उद्गम राजस्थान में है और इसकी लंबाई लगभग जो लंबाई इसकी ये लंबाई 416 किलोमीटर है। ये टोंक जिले में नैनवास के निकट शुरू होती है और जयपुर के निकट ये आगे प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा जो नदी है इस नदी को संस्कृत साहित्य में वेत्रवती कहा गया है। यह नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यह यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी के ऊपरी भाग में कई प्रपात पाए जाते हैं। यह बेतवा नदी अपने ऐतिहासिक नगरों के बसाव के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें सांची, विदिशा,
जैसे ऐतिहासिक नगर इस बेतवा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो बेतवा नदी की जो लंबाई है वह लगभग 480 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं केन नदी की। हम केन नदी, केन को संस्कृत में गणिपति संबोधित, केन को संस्कृत में कर्णवती कहा जाता है। जो केन नदी है उसको संस्कृत साहित्य में कर्णवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कैम्बूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल पर है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है और बुंदेलखंड में प्रवाहित होती हुई यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें टोंस नदी की। इसे संस्कृत में तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कैमूर श्रेणी में मेहर के निकट तमसा कुंड से है। टोंस पठारी धरातल पर प्रवाहित होती है और पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें से 110 मीटर ऊंचा जो बिहार का प्रपात है वह इस टोंस नदी पर स्थित है। इस नदी की जो लंबाई है वो 265 किलोमीटर है और सिरसा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें हम जो अगला नाम देखते हैं वो नदी है सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी संस्कृत साहित्य में स्वर्ण नदी के नाम से विख्यात है और इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। यह सोन नदी विंध्य श्रेणी को पार करते हुए मार्ग में अनेक जलप्रपात बनाती है। माना गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बिहार के मैदानी भाग में सोन घाटी 5 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ी है और वर्षा काल में यह विकराल रूप धारण कर लेती है और यह दक्षिण क्रम से जो गंगा नदी में सम्मिलित होती है उनमें सबसे अंतिम नदी मानी जाती है। गंगा की सबसे अंतिम नदी है जो गंगा नदी के दाहिनी ओर से सम्मिलित होती है, दक्षिण की ओर से सम्मिलित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी हिमालय की नदियों का। तो इसमें जो अगला जो नदी क्रम लेते हैं तो इसमें नाम आता है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम का। ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत में कैलाश पर्वत की जो मानसरोवर झील है इसके निकट लगभग यह 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई से निकलती है। इसका उद्गम सतलज व सिंधु के जो उद्गम स्रोत है उनके निकट ही है। यह नदी लद्दाख व कैलाश श्रेणी के मध्य महा हिमालय श्रेणी के समांतर पूरब की ओर 1100 किलोमीटर सापू नाम से प्रवाहित होती है। यानी जहां से उद्गम होता है तब से इसको सापू नाम से जाना जाता है। महा हिमालय श्रेणी का चक्कर काटकर नामचा बरवा स्थान पर यह मार्ग परिवर्तन करती है अर्थात दक्षिण की ओर मुड़कर असम के उत्तरी पूर्वी कोने में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। नामचा बरवा के बाद इसका नाम जो होता है वो दिहांग कहलाता है। इसमें उत्तर से लोहित सेसेरी तथा दक्षिण की ओर से इसमें कुछ नदियां आकर मिलती है जिनमें निचली दिहांग है, इसमें उत्तर की ओर से स्वर्णश्री और धनश्री, मानस, तिस्ता आदि इसमें आकर मिलती है। बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी की तो यह नदी गारो पहाड़ से मुड़कर यह दक्षिण में प्रवाहित होने लगती है
और इस नदी की जो लंबाई है, यह लंबाई 2580 किलोमीटर तथा जिसका अपवाह क्षेत्र है वो 5.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत में बात करें तो भारत में इसकी जो लंबाई है वह लंबाई मात्र 1346 किलोमीटर है और भारत में इसका जो अपवाह क्षेत्र है यह मात्र 3.40 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी जल परिवहन के लिए भी जानी जाती है। इसमें डिब्रूगढ़ तक बड़े जलयान चल सकते हैं, लेकिन अभी गुवाहाटी तक ही जलयान चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने भारत का जो अपवाह तंत्र है, उत्तर भारत का जो अपवाह तंत्र है, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार का उत्तर भारत में अपवाह तंत्र पाया जाता है, विशेषतः हिमालय अपवाह तंत्र। और इस उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार प्रवाहित होती है और किन नदी क्रमों में प्रवाहित होती है। तो इसके बाद हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विशेषतः ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं हम जो उत्तर भारत की नदियां हैं। उत्तर भारत या यूं कहें कि हिमालय नदी से संबंधित जो क्रम है, हिमालय पर्वत की नदियों से संबंधित जो क्रम है, उनसे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार है। बात करते हैं हम जो पहला क्वेश्चन है वह है कि उत्तरी भारत में कौन कौन से नदी क्रम पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी वर्णन किया था। इसमें बात करते हैं उसके बाद गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है। क्या गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो गंगा के नाम से ही होता है। इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन है तो इसमें देखते हैं कि जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग के निकट कौन सी जल धाराएं आपस में मिलती है। यानी जो विष्णु प्रयाग है वहां जो संगम होता है विभिन्न धाराओं का, वो किन किन धाराओं का होता है, किस नाम से उन धाराओं को जाना जाता है। इसके बाद गंगा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है। उसके बाद जो सिंधु नदी क्रम की नदियां हैं उनका वर्णन कीजिए। कौन कौन सी सिंधु नदी क्रम में नदी यहाँ है, किस क्षेत्र से निकलती है और किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है गंगा नदी से संबंधित, और इसमें गंगा नदी क्रम की नदियों का वर्णन है। धन्यवाद।